बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 19.1 है। इफ़ 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, then the required energy to remove an electron from n is equal to 2 is 10.2 electron volt, 0 electron volt, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पूछा ये हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका प्रोटॉन है और ये बाहर उसका इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको यानी n इज़ इक्वल टू 1 से उठा के हम इन्फिनिटी के ऊपर ले जाते हैं, यानी इससे बाहर ले जाते हैं, आयनाइज कर देते हैं, तो हमें एनर्जी कितनी चाहिए? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अब पूछ ही रहे कि पहले अगर इलेक्ट्रॉन n इज़ इक्वल टू 1 में नहीं है बल्कि n इज़ इक्वल टू 2 में है, तो तब कितनी एनर्जी चाहिए होगी? तो बड़ा आसान है। तो आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है? आपने इन्फिनिटी से डेल्टा ई फाइंड करनी है, डेल्टा ई, और इसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है। तो इन्फिनिटी के ऊपर जो एनर्जी होगी उससे माइनस करना है एनर्जी जो है E2 की। तो इन्फिनिटी के ऊपर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है? ये ज़ीरो होती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में। इलेक्ट्रॉन को अगर आप इस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और करते करते इसको बिल्कुल बाहर ले जाएं तो उसकी एनर्जी ज़ीरो होती है। और किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होती है। जब ये बाहर निकल जाता है तो एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। तो बहरहाल इन्फिनिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, माइनस जो E2 है, ई सेकंड इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट है उसके अंदर जो एनर्जी होगी E0 अपॉन माइनस E0 अपॉन n2 का स्क्वायर होगी। तो E0 जो है वो क्या होती है? अब इसको करें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस E0 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और डिवाइडेड बाई n2 का स्क्वायर जो है 4 होता है। तो इसको आप अगर डिवाइड करें तो ये आंसर बनता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर कौन सा दुरुस्त है? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। इसको आप टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज़ गिवन बाई। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस लिखना है। हम इसको सॉल्व करते हैं जनरल फार्मूला की मदद से। जनरल फार्मूला जो है Rn क्या है? n² h² 4 π² kme²। me²। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 1, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा Rn, या यहाँ पे Rn था तो ये R1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, तो 1 से आप इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो आंसर क्या आएगा? h² 4 π² kme²। तो अब आप देखें ये वाला आंसर कहाँ पे है? ये वाला आंसर यहाँ पे है, h² 4 π² kme²। तो आपकी जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सी, ये दुरुस्त है जी। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाल्मर सीरीज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ ऑर्बिट। देखें ये आपको सीरीज़ जो हैं डिफरेंट सीरीज़ हैं हाइड्रोजन एटम की, हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा है तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो एक आप इस तरह से याद कर रहे हैं, LB PB P, LB PB P। तो इससे बनता है लेमन सीरीज़, इससे बनता है बाल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़ या फंड सीरीज़। तो इस तरह से बाल्मर सीरीज़ जो है सेकंड नंबर पे आती है, 1 2 3 4 और 5। तो बाल्मर सीरीज़ का जो नंबर है वो कितना है? सेकंड नंबर है। तो जिसका इस सीरीज़, इस वर्ड के अंदर ये जो शार्ट है इसके अंदर जितना जिसका नंबर है वही टर्मिनेटिंग ऑर्बिट होगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे है तो सेकंड ऑर्बिट है, यानी बाल्मर सीरीज़ रिलीज़ होंगी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहे हैं बाहर वाले ऑर्बिट से और आ कहाँ पे रहें?
n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है। तो अगर 2 के अंदर आ रहे हैं तो ये होगी बाल्मर सीरीज़। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है दुरुस्त है, ये सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करके बाहर वाले ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आएंगे तो इन ट्रांजिशन से जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो बाल्मर सीरीज़ कहलाती है और ये विजिबल रीजन के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अकॉर्डेंस विद बोर थ्योरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2r, के स्क्वायर अपॉन r, के स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। तो इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है और इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होती है। वो किस वजह से होती है? कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होती है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं Fc जो है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है? कूलम्बिक फोर्स Fe के बराबर है। तो Fc यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है? mv स्क्वायर पान r, जबकि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर होता है। तो इसको हम के ई चूँकि दोनों का चार्ज ई होता है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज ई है, इसका भी चार्ज ई है, तो के ई स्क्वायर अपान r स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ से ये r कैंसिल हो जाता है तो ये बनता है mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन ये r स्क्वायर था तो ये r का सिर्फ स्क्वायर कैंसिल होता है तो यहाँ पे r बच जाता है। तो अब दोनों को अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू के ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। तो इस किसके बराबर है? के ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो ढूंढें ये कहाँ पे है? के ई स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.5 अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी रेडियस ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट इज गिवन बाय 4 पाई स्क्वायर m n स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर k n स्क्वायर h स्क्वायर कुछ भी लिख दें। बहरहाल आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का जो रिलेशन है वो ये है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। तो इसको कोई तरीका नहीं है, डेरिवेशन काफ़ी लंबी है तो आपने इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 19.6 बड़ा ही आसान है। इन बोर्स मॉडल हाइड्रोजन एटम इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द लोएस्ट ऑर्बिट कोरिस्पॉन्ड टू इनफाइनाइट एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, ज़ीरो एनर्जी। जाहिर है जो लोएस्ट ऑर्बिट होता है यानी n इज इक्वल टू 1 होता है वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं मिनिमम एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लोएस्ट ऑर्बिट के अंदर मिनिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90.7 व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एन एटम गोज फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल डिक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। तो ये डिफरेंट इसकी पेयर दिए हुए हैं बट कौन सा इसमें दुरुस्त है हम डायरेक्टली बताने से या अंदाज़ा लगाने से बेहतर है कि हम इसका फार्मूला देख लेते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फार्मूला हमारे पास मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस हो गया है के ई स्क्वायर अपॉन 2r है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है? माइनस के ई स्क्वायर अपॉन r है। तो इसमें आप देखें कि अगर आप इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1 से जा रहा है n इज इक्वल टू 2 के अंदर। तो अब देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम Rn चूँकि Rn है तो Rn जनरल फार्मूले में लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप पुट करेंगे सेकंड ऑर्बिट यानी R2 जो होगा। तो ज़ाहिर है फर्स्ट की निस्बत R2 जो है वो ज़्यादा बड़ा है तो डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आ रही है यानी 2R पहले छोटा था जब R1 था,
R1 K²/2R1 था, तो ये छोटा था, लेकिन जब R2 हमने पुट किया तो R2 का रेडियस ज़्यादा है। ये R1 है न्यूक्लियस से, R1, और ये इतने डिस्टेंस के ऊपर न्यूक्लियस से ये R2 है। अब ये जब R2 हो गया है तो डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो क्या होता है जी, डिक्रीज़ आ जाती है, टोटल वैल्यू के अंदर डिक्रीज़ आती है। डिनोमिनेटर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सिमिलरली यहाँ भी डिनोमिनेटर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका भी चाहिए तो ये कि काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि जितना ये नंबर बड़ा होता जाएगा, ये नंबर छोटा होता जाएगा, इतना ही ये नेगेटिव साइन की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी फ़र्ज़ करें कि ये एक मिसाल देते हैं कि ये -4 से -3 हो गया, -4 से -3 हो गया। जो बज़ाहिर आपको जो नज़र आ रहा है वो क्या है, 4 और 3, 4 से 3 छोटा है, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से क्या है, ये 3 बड़ा है। तो इस वजह से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, उसको आप टिक कर दें, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ वाली ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ और पोटेंशियल इंक्रीज़। तो ये वाली ऑप्शन आपकी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19.8, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, नेचर ऑफ टारगेट, बोथ बी एंड सी। तो हम देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या है। वी ई इज़ इक्वल टू एच एफ मैक्स, ठीक है। तो एक तो ये फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रही है, पोटेंशियल के ऊपर। तो पोटेंशियल वाली बात दुरुस्त है। दूसरी बात ये कंटिन्यूस जो वेव्स हैं, जो कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, ये पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, कंटिन्यूस एक्सरेज, और इनके ऊपर जो स्पाइक्स बनती हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज कहते हैं, ये हैं कंटिन्यूस एक्सरेज, और इसके ऊपर जो स्पाइक्स हैं ये क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। एक्स रेज, तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल टू मटेरियल ये डिफरेंट होती हैं। कंटिन्यूस एक्सरेज पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती हैं, पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा इतनी कंटिन्यूस जो है उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी एक्सरेज की। तो दो ऑप्शंस दुरुस्त हो सकते हैं। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये बी वाली ऑप्शन है, और उसके अलावा नेचर ऑफ टारगेट जो है, यानी अगर हम एनोड चेंज करेंगे, हैवी मेटल अप्लाई करेंगे, डिफरेंट मेटल्स अप्लाई करेंगे, तो डिफरेंट पैटर्न आपको मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन 19.9 है, टारगेट मटेरियल यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब मस्ट हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी हैवी मेटल हो और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, हाई एटॉमिक नंबर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट हो, हैवी मेटल हो, लो एटॉमिक नंबर ये लो मेटल हो, एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सिर्फ एटॉमिक नंबर यहाँ पे आखिर में है कि एटॉमिक नंबर ओनली। देखें एक्सरेज के अंदर, एक्सरे ट्यूब के अंदर आप जो मेटल यूज़ करते हैं उसका हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, यानी हैवी मेटल होनी चाहिए, तब ये एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी। वरना आप देखें कि सेम फिनोमेना है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, अगर आप भर देते हैं हाइड्रोजन गैस तो आपको क्या मिलता है, आपको एक्सरे से नीचे वाली रेडिएशंस मिलती हैं, अल्ट्रावायलेट और उससे नीचे वाली मिलती हैं। बट अगर आपके पास टारगेट जो है वो टारगेट अगर आपके पास हैवी मेटल होगा तो एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, यानी एटॉमिक नंबर आपका ये हाई होना चाहिए। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक करते हैं एनोड को, तो कुछ एनर्जी जो है उसकी एटम्स को वाइब्रेट करने में यूज़ हो जाती है, एटम वाइब्रेट करने लग जाते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके साथ कूलिंग का मैकेनिज़्म भी एक्सरे ट्यूब के साथ लगाया जाता है ताकि उसको प्रॉपर्ली कूल किया जा सके। लेकिन अगर आप यूज़ करेंगे मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेटल पिघल जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। तो मेटल जो यूज़ करेंगे
एक्सरे ट्यूब के अंदर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, एटॉमिक नंबर भी हाई होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको पहले वाली ऑप्शन को हाईलाइट कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन 19.10 बहुत आसान है। लेज़र डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस, लेज़र इज़ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस इंटेंस बीम ऑफ लाइट, ऐसी लाइट पैदा करेगी जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब है कि सबका फेज़, जो फोटॉन्स हैं उनका फेज़ सेम होगा, सेम टाइम पर रिलीज़ होंगे, सेम डायरेक्शन में रिलीज़ होंगे फोटॉन्स। और मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट, सबकी फ्रिक्वेंसी एक जैसी होगी। तो ये सारी बातें जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो लेज़र बीम है उसके अंदर शामिल होती हैं। लेज़र की प्रॉपर्टी है ये। तो आखिरी वाली ऑप्शन दुरुस्त है कि जिसमें है ऑल ऑफ अबव। स्टूडेंट्स हमारे एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए चैप्टर नंबर 19 के। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।